आज हम एक बहुत बड़े फिलोसोफर के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं और देखेंगे कि उनके विचार आखिर बने कैसे। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इमैनुअल कांट के सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स पर किए गए काम के विकास पर एक निबंध के कुछ हिस्से हैं। और ये सिर्फ कोई अकादमिक विश्लेषण नहीं है। ये तो एक तरह की आप कह सकते हैं बौद्धिक जासूसी है। बौद्धिक जासूसी, बिल्कुल सही कहा। हम देख पाएंगे कि कैसे एक महान दिमाग वो भी संघर्ष करता है, अपने ही पुराने विचारों को चुनौती देता है, और कैसे एक छोटा सा आइडिया एक पूरी की पूरी फिलॉसफी में बदल जाता है। बिल्कुल। और हमारी आज की इस पड़ताल का मिशन ये पता लगाना है कि कैसे सौंदर्य की आलोचना यानी क्रिटिक ऑफ टेस्ट का एक विचार एक कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज निर्णय की आलोचना यानी क्रिटिक ऑफ जजमेंट में तब्दील हो गया। हाँ। हम कांट की चिट्ठियों, उनकी किताबों के अलग अलग एडिशंस सुरागों की एक पूरी चेन को फॉलो करेंगे। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि जो किताब आज वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव का पत्थर मानी जाती है, उसकी शुरुआती शक्ल बहुत अलग थी और उसके बनने की कहानी बहुत ही कमाल की है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कांट, जो हर चीज को एक सिस्टम में बांधने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शुरुआत में सौंदर्य शास्त्र को एक विज्ञान मानने के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो चलिए इस पहेली को शुरू से सुलझाते हैं। तो शुरुआत में कांट का सौंदर्य के नियमों को लेकर इतना संशयवादी, इतना स्केप्टिकल रवैया क्यों था? ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जो इंसान तर्क और कारण के सार्वभौमिक नियम खोज रहा था, वो सुंदरता को बस एक व्यक्तिगत मामला मानकर छोड़ देना चाहता था। ये एक बेहतरीन सवाल है और हमारा स्रोत हमें सीधे 1781 में ले जाता है, जब कांट की महान कृति क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का पहला संस्करण छपा था। अच्छा। उसमें उन्होंने एक दूसरे दार्शनिक बॉमगार्टन की खुले तौर पर आलोचना की थी, जिन्होंने एस्थेटिक शब्द को लोकप्रिय बनाया था। कांट का तर्क था कि सौंदर्य के नियम या मानदंड केवल अनुभवजन्य होते हैं। अनुभवजन्य यानी एम्पेरिकल। हाँ। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर, हमारी पसंद नापसंद पर आधारित होते हैं। बिल्कुल। इन्हें कोई सार्वभौमिक, कोई यूनिवर्सल नियम नहीं बनाया जा सकता। जैसे मुझे कोई पेंटिंग पसंद है और किसी और को नहीं, तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। एकदम। कांट का मानना था कि आप सुंदरता का कोई ऐसा विज्ञान नहीं बना सकते जो तर्क के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनके मुताबिक ये नियम कभी भी अप्रायोरी नहीं हो सकते। ए प्रायोरी मतलब अनुभव से स्वतंत्र और सार्वभौमिक। हाँ, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये एक अप्रायोरी सत्य है। ये अनुभव पर निर्भर नहीं करता। लेकिन ये फूल सुंदर है, ये वैसा सत्य नहीं है। अच्छा। कांट का कहना था कि हमारा व्यक्तिगत निर्णय ही इन नियमों की कसौटी है, न कि कोई नियम हमारे निर्णय की कसौटी बन सकता है। तो शुरुआती कांट के लिए सौंदर्य शास्त्र फिलॉसफी का हिस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ सिर्फ व्यक्तिगत राय का मामला था। हाँ। लेकिन फिर, जैसा कि जासूसी की कहानियों में होता है, कहानी में एक मोड़ आया। हाँ, और स्रोत उस मोड़ को बहुत साफ दिखाता है। 6 साल बाद 1787 में जब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का दूसरा संस्करण आया, तो उन्होंने अपने पुराने बयान में चुपचाप कुछ शब्द जोड़ दिए। क्या जोड़ा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि सौंदर्य के नियम मुख्य रूप से मेनली अनुभवजन्य स्रोतों से आते हैं और वे निश्चित सर्टन कानून के रूप में काम नहीं कर सकते। मुख्य रूप से और निश्चित, ये तो बहुत छोटे से बदलाव लगते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े हैं। ये शब्द दरवाजे में एक छोटी सी दरार की तरह हैं। अच्छा। मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि शायद कुछ नियम ऐसे भी हैं जो अनुभवजन्य नहीं हैं, और निश्चित कानून नहीं है, इसका मतलब है कि शायद किसी और तरह के कानून हो सकते हैं। तो ये उनके रुख में एक बड़े बदलाव का पहला सुराग था। बिल्कुल। इसने एक संभावना पैदा की और इसी संभावना ने उन्हें इस विषय पर गंभीरता से काम करने के लिए उकसाया। ठीक है। तो जासूसी का अगला सुराग हमें कांट की पर्सनल चिट्ठियों से मिलता है। यहाँ हम उनके विचारों को बनते हुए देख सकते हैं, एक तरह से पर्दे के पीछे की कहानी। यहाँ हमें क्या पता चलता है? यही इन चिट्ठियों की सबसे बड़ी खूबी है। दिसंबर 1787 में उन्होंने अपने एक दोस्त और सहयोगी कार्ल रेनहोल्ड को एक खत लिखा। इस खत में वो एक बहुत बड़ी खोज का जिक्र करते हैं, एक यूरिका मोमेंट का। वो बताते हैं कि हमारे मन की 3 मूलभूत क्षमताएं होती हैं। 3 क्षमताएं। पहली, ज्ञान की क्षमता, फैकल्टी ऑफ नॉलेज, जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। दूसरी, इच्छा शक्ति यानी विल, जो हमारे नैतिक कर्मों को दिशा देती है।
और तीसरी, सुख और दुख की भावना, द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन। और पहली दो पर तो वो पहले ही अपनी दो महान किताबें लिख चुके थे, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ज्ञान पर और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन नैतिकता और इच्छा शक्ति पर। सही कहा। उन्होंने ज्ञान और नैतिकता दोनों के लिए आ प्रायोरी प्रिंसिपल्स यानी सार्वभौमिक और अनुभव से स्वतंत्र सिद्धांत खोज लिए थे। ये उनकी फिलॉसफी के दो मजबूत स्तंभ थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक खाली जगह थी, सुख और दुख की भावना वाली। हाँ, जिससे हमारा सौंदर्य बोध जुड़ा है। उसके लिए उन्हें ऐसे कोई सिद्धांत नहीं मिल रहे थे। यह उनके पूरे सिस्टम में एक मिसिंग लिंक की तरह था। और इस खत में वो दावा करते हैं कि उन्हें वो मिसिंग लिंक मिल गया है। हाँ, वो लिखते हैं कि कई महीनों की खोज के बाद उन्हें आखिरकार इस तीसरी क्षमता के लिए भी अप्रायोरी सिद्धांत मिल गए हैं। वो इसे एक ऐसी खोज बताते हैं जिसने उनकी पूरी फिलॉसफी को एक व्यवस्थित रूप दे दिया है। वाह! वो लिखते हैं कि इस खोज ने उन्हें सही रास्ते पर डाल दिया है। और फिर वो घोषणा करते हैं कि वो जल्द ही इस विषय पर एक किताब लिखेंगे जिसका नाम होगा क्रिटिक ऑफ टेस्ट। तो ये है उस किताब का जन्म, उस पहेली के खोए हुए टुकड़े की खोज जिसने उन्हें एक पूरी नई किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। क्या? शुरुआत हुई क्रिटिक ऑफ टेस्ट से, पर जो किताब दुनिया के सामने आई उसका नाम था क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ये बदलाव क्यों हुआ? ये सिर्फ नाम बदलने से कहीं ज्यादा बड़ी बात लगती है। ये बहुत बड़ा बदलाव था और ये उनके विचारों के विकास का दूसरा चरण दिखाता है। उनके खतों में ये बदलाव साफ नजर आता है। कैसे? दिसंबर 1787 में वो इसे क्रिटिक ऑफ टेस्ट कह रहे हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक लगभग 1.5 साल बाद मई 1789 तक वो इसे क्रिटिक ऑफ जजमेंट कहने लगते हैं और कहते हैं कि क्रिटिक ऑफ टेस्ट अब इसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो इस 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि प्रोजेक्ट का दायरा इतना ज्यादा बड़ा हो गया? टेस्ट की बात करते करते वो जजमेंट की बात पर कैसे पहुंच गए? स्रोत बताता है कि कांट ने दो तरह के निर्णयों के बीच एक गहरा और अप्रत्याशित संबंध महसूस किया। दो तरह के निर्णय? जजमेंट। उद्देश्यवादी निर्णय, इसका क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? इसका मतलब है प्रकृति में उद्देश्य और डिजाइन देखने की हमारी क्षमता। जैसे जब हम एक आंख को देखते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये कोशिकाओं का एक गोला है, हम कहते हैं कि ये देखने के लिए बनी है। अच्छा, हम उसमें एक उद्देश्य देखते हैं, एक डिजाइन। बिल्कुल। ये एक वैज्ञानिक निर्णय नहीं है, पर हम प्रकृति को ऐसे ही समझते हैं। कांट ने महसूस किया कि ये भी जजमेंट का ही एक रूप है। अच्छा, तो ये सिर्फ सुंदरता महसूस करने से कहीं आगे की बात हो गई। वो कला के अनुभव को प्रकृति के उद्देश्य को समझने के अनुभव से जोड़ रहे थे। एकदम। उन्होंने महसूस किया कि जजमेंट की क्षमता सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यह उनके दर्शन के दो बड़े स्तंभों, सैद्धांतिक दर्शन जो बताता है क्या है और व्यवहारिक दर्शन जो बताता है क्या होना चाहिए, के बीच एक पुल का काम करती है। एक पुल का काम कैसे? ये हमें उस दुनिया जिसमें हम रहते हैं और उस नैतिक दुनिया जिसमें हमें रहना चाहिए के बीच एक कड़ी देती है। निर्णय की क्षमता ही हमें प्रकृति में ऐसे संकेत देखने में मदद करती है जो हमें यकीन दिलाते हैं कि यह दुनिया हमारे नैतिक लक्ष्यों के लिए अजनबी नहीं है। तो टेस्ट का विश्लेषण अब एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा बन गया था। हाँ, ये सिर्फ एक किताब का नाम बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी को एक साथ जोड़ने की कोशिश थी। सही कहा। इसलिए किताब का नाम क्रिटिक ऑफ जजमेंट रखना जरूरी हो गया, क्योंकि ये सिर्फ कला या सुंदरता के बारे में नहीं थी, बल्कि ये इस बारे में थी कि हम दुनिया में अर्थ और उद्देश्य कैसे खोजते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि किताब का दायरा कैसे बढ़ा। लेकिन स्रोत में एक और भी बड़ा दावा किया गया है जो कांट के काम के सबसे मशहूर हिस्से पर ही सवाल उठाता है। क्या ये सच है कि एनालिटिक ऑफ द ब्यूटीफुल के 4 मोमेंट्स, जिन्हें उनकी सौंदर्य की थ्योरी का आधार माना जाता है, शायद बाद में जोड़े गए थे? ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद दावा है। ये 4 मोमेंट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन और मोडालिटी आज कांट के सौंदर्य सिद्धांत की रीढ़ माने जाते हैं। हाँ, दर्शन के छात्र सबसे पहले यही पढ़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत उसके पक्ष में एक अकादमिक जासूस की तरह कई ठोस सबूत पेश करता है। इससे पहले कि हम सबूतों पर जाएं, क्या हम इन 4 मोमेंट्स को आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये हैं क्या? जरूर। ये 4 दृष्टिकोण हैं जिनसे कांट सौंदर्य के निर्णय का विश्लेषण करते हैं। पहला है क्वालिटी, यानी गुणवत्ता। जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं तो हमारा सुख किसी भी व्यक्तिगत रुचि या स्वार्थ से मुक्त होता है। अर्थात हम उसे पाना नहीं चाहते, बस उसकी सराहना करते हैं। सही। दूसरा है क्वांटिटी, यानी मात्रा। भले ही यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय हो,
हम यह दावा करते हैं कि यह सार्वभौमिक है, यानी हर किसी को इसे सुंदर मानना चाहिए। ये तो बड़ा दावा है। हाँ। तीसरा है रिलेशन यानी संबंध। हमें वस्तु में एक तरह का उद्देश्यपूर्ण डिजाइन महसूस होता है, भले ही हम यह न बता सकें कि उसका असल उद्देश्य क्या है। इसे पर्पसलेसनेस विदाउट अ पर्पस कहते हैं। और चौथा है मोडालिटी यानी प्रकार। हम महसूस करते हैं कि इस वस्तु को सुंदर मानना एक तरह की आवश्यकता है, यह महज एक विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये 4 स्तंभ हैं। अब स्रोत क्या कहता है? पहला सुराग क्या है जो बताता है कि ये स्तंभ शायद बाद में लगाए गए थे? पहला सुराग है चुप्पी। मतलब एनालिटिक ऑफ द ब्यूटीफुल नाम के उस छोटे से सेक्शन के बाहर कांट अपनी पूरी किताब में इन 4 मोमेंट्स का जिक्र लगभग नहीं करते। अरे, अगर ये संरचना उनके विचार का मूल आधार थी तो ये बहुत ही अजीब है। ये ऐसा है जैसे कोई आर्किटेक्ट एक इमारत का शानदार ब्लूप्रिंट बनाए और फिर बाकी पूरी इमारत बनाते समय उस ब्लूप्रिंट का जिक्र तक न करें। ये वाकई में सोचने वाली बात है। और दूसरा सबूत? दूसरा और शायद सबसे मजबूत सबूत है दोहराव। किताब में एक सेक्शन है जिसे डिडक्शन कहा जाता है। स्रोत बताता है कि ये सेक्शन उन्हीं तर्कों को लगभग शब्दशः दोहराता है जो दूसरे मोमेंट यानी क्वांटिटी और चौथे मोमेंट यानी मोडालिटी में पहले ही दिए जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, खासतौर पर सार्वभौमिकता और आवश्यकता के बारे में। मतलब एक ही बात को 2 बार लिखा गया है? ये तो कांट जैसे इतने बड़े और व्यवस्थित लेखक के लिए एक अजीब गलती लगती है। बिल्कुल। इससे ऐसा लगता है कि मोमेंट्स वाला हिस्सा बाद में जोड़ा गया, शायद डिडक्शन वाला हिस्सा पहले लिखा गया था। और जब उन्होंने ये 4 मोमेंट्स वाली संरचना बनाई तो उन्होंने पुराने तर्क भी उसमें डाल दिए, जिससे डिडक्शन वाला हिस्सा एक तरह से अनावश्यक हो गया। अच्छा। और एक और दिलचस्प तथ्य जो स्रोत बताता है, कांट ने आखिरी समय में डिडक्शन को तीसरी किताब का दर्जा देने का विचार छोड़ दिया था। ये बदलाव इतना देर से किया गया कि ये पहली छपाई की गलतियों की सूची में शामिल था। मतलब उन्हें भी शायद ये महसूस हुआ कि ये हिस्सा उतना फिट नहीं बैठ रहा। शायद। और भी कोई सुराग है जासूसी में? हाँ, तीसरा सबूत असंगतियों से जुड़ा है। जब कांट सौंदर्य के बाद उदात्त यानी सबलाइम का विश्लेषण करते हैं, जैसे किसी विशाल पहाड़ या तूफानी समुद्र को देखकर जो महसूस होता है। हाँ, वो भावना। तो जब वो उसका विश्लेषण करते हैं तो वो 4 मोमेंट्स की साफ सुथरी संरचना का पालन नहीं करते। हालांकि एक पैराग्राफ में वो ऐसा दिखाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, लेकिन उनका विश्लेषण असल में एक अलग ही रास्ते पर चलता है। अगर 4 मोमेंट्स की संरचना इतनी मूलभूत होती तो उन्हें इसे उदात्त पर भी उसी तरह लागू करना चाहिए था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बाद में जोड़ा गया तो क्यों? इसके पीछे का मकसद क्या था? स्रोत इसका क्या कारण बताता है? स्रोत एक बहुत ही तार्किक कारण का अनुमान लगाता है और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। बताइए। किताब के एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन 59 में कांट सौंदर्य के निर्णय और नैतिक निर्णय के बीच गहरी समानताओं की पड़ताल करते हैं। वो कहते हैं कि सुंदरता नैतिकता का प्रतीक है। सुंदरता नैतिकता का प्रतीक है। स्रोत का अनुमान है कि जब कांट ने ये शक्तिशाली संबंध खोजा तो उन्हें अपने विश्लेषण को और अधिक व्यवस्थित बनाने की प्रेरणा मिली। और व्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी आजमाई हुई संरचना का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने अपनी बाकी फिलॉसफी में 4 श्रेणियों क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन और मोडालिटी का बहुत इस्तेमाल किया था। शायद यही उन्हें लगा कि सौंदर्य के विश्लेषण को भी इसी संरचना में ढालना चाहिए, ताकि ये उनके पूरे सिस्टम के साथ बेहतर ढंग से जुड़ सके और नैतिकता के साथ इसका संबंध और भी स्पष्ट और मजबूत दिखे। तो इसका मतलब ये है कि जो संरचना आज हम कांट के दर्शन का एक मुख्य हिस्सा मानते हैं, वो शायद उनके विचारों के विकास के अंतिम चरण में आई एक व्यवस्थित करने की कोशिश थी, न कि शुरुआती बिंदु। ये तो पूरी समझ को ही बदल देता है। हाँ, ये दिखाता है कि विचार एक सीधी रेखा में विकसित नहीं होते। ये एक बाद में की गई व्यवस्था थी ताकि सौंदर्य और नैतिकता के बीच का वो पुल जो उन्होंने खोजा था और भी शानदार और मजबूत दिखे। तो इस पूरी बौद्धिक जासूसी से हमें क्या पता चलता है? हमारे स्रोतों की इस पड़ताल का निष्कर्ष क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक महान दार्शनिक के काम को किसी पत्थर के स्मारक की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती और विकसित होती हुई चीज के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल। जो संरचना हमें आज इतनी व्यवस्थित, इतनी तार्किक और इतनी मूलभूत लगती है, वो शायद एक देर से किया गया संशोधन थी। ये शायद उनके पूरे दार्शनिक सिस्टम को एक ही धागे में पिरोने की एक शानदार कोशिश का नतीजा थी।
यह हमें उस पॉलिश किए हुए अंतिम उत्पाद के पीछे के संघर्ष और उथल-पुथल को दिखाता है। ये एक तरह से राहत की बात भी है। ये दिखाता है कि महान विचारों का जन्म भी हमेशा साफ सुथरे और सीधे रास्ते से नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे मोड़ और बदलाव होते हैं। और ये भी दिखाता है कि कांट जैसे जीनियस के लिए भी खोज की प्रक्रिया हमेशा सीधी और तयशुदा नहीं होती। विचार आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं और समय के साथ निखरते हैं। सही बात है। अंतिम प्रकाशित संस्करण उस बौद्धिक संघर्ष और क्रमिक विकास को छिपा लेता है जो उसके पीछे होता है। हमें सिर्फ अंतिम शानदार इमारत दिखती है, उसके पीछे की कच्ची ईंटें और बदला हुआ नक्शा नहीं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है जिस पर वे खुद सोच सकते हैं। स्रोत का तर्क है कि किताब की अंतिम संरचना यानी विचार मूवमेंट्स नैतिकता के साथ सौंदर्य शास्त्र को जोड़ने की कोशिश से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। हाँ, वो कनेक्शन शायद अंतिम प्रेरक शक्ति थी जिसने इस संरचना को जन्म दिया। तो सोचने वाली बात यह है, अगर नैतिकता से ये संबंध कांट के लिए इतना महत्वपूर्ण न बना होता तो सौंदर्य का उनका सिद्धांत आज कैसा होता? बहुत गहरा सवाल है। क्या आज हम कला और सौंदर्य के बारे में अलग तरह से सोचते अगर उनकी किताब सिर्फ क्रिटिक ऑफ टेस्ट ही रह जाती और कभी क्रिटिक ऑफ जजमेंट न बनती? अगर सुंदरता को नैतिकता का प्रतीक न माना जाता तो क्या कला की दुनिया में उसकी कीमत या उसका महत्व कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि हमारी अपनी कल्पना और सोच में है।